एक गांव में रहते थे पति पत्नी रत्नदीप और श्यामा। इनकी एक प्यारी सी बेटी थी सौम्या। रत्नदीप बहुत मेहनती व्यक्ति था। वह सब्जी मंडी से सब्जी खरीदकर बाजार में बेचता था। यही इनकी रोजी रोटी कमाने का जरिया था। एक दिन रोज की तरह रत्नदीप घर गया और अपनी पत्नी को कमाई सौंप दिया। श्यामा पैसे गिनते गिनते ख्यालों में डूब गई। अभी के लिए तो ये पैसे हमारे लिए काफी है, पर हम सौम्या को अच्छी स्कूल में कैसे भेजेंगे? अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आया। सुनिए जी, इन पैसों से हम जी तो रहे हैं, पर हम सौम्या को अच्छी स्कूल में नहीं भेज पाएंगे। आधी कमाई तो वापस सब्जी खरीदने में ही जाती है। क्यों ना हम खुद की सब्जी उगाएं हमारी ही जमीन पर, फिर हम मुनाफा कमा के बच्ची को अच्छे से स्कूल में डाल सकते हैं। हाँ, तुमने सही बोला। लगता है अब यही करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर रत्नदीप गया खेत को हल करने के लिए। जमीन को जोतते समय अचानक से रत्नदीप का हल कोई सख्त चीज से टकराया। रत्नदीप और खोदने लगा। जमीन में गड़ा हुआ उसको एक बड़ा सा संदूक मिला। संदूक को उसने रस्सी से बांधा और फिर जोर लगा के उसको निकाल खींचा। इतना बड़ा संदूक मैंने कभी देखा ही नहीं। अगर मैं इसको अभी ले जाऊंगा तो गांव में सबको पता लग जाएगा। अंधेरा होने तक का इंतजार करता हूँ, फिर ले जाऊंगा। रात होते ही रत्नदीप संदूक को घर ले गया। पत्नी अपने पति के सर के ऊपर इतना बड़ा संदूक देखकर हैरान रह गई। ये बक्सा क्या है? किसका है? सवाल करना बंद करो और जल्दी से दरवाजा पर ताला लगाओ। श्यामा ने तुरंत दरवाजा को बंद किया और संदूक को रत्नदीप के सर से नीचे उतारने में मदद की। ये संदूक आपको मिला किधर? सुबह जब मैं जमीन में खोद रहा था तब मिला। मुझे लगा कि अगर दिन के समय में इसको यहाँ ले आऊं तो सब लोग देख लेंगे ना, इसीलिए मैंने रात होने तक का इंतजार किया। पर अंदर है क्या? मुझे खुद नहीं पता, मैंने अभी खोला नहीं। चलो खोलते हैं। संदूक को खोलते ही दोनों अंदर भरा पड़ा कीमती रत्न और सोना देखकर आश्चर्यचकित रह गए। हाय, ये तो इतना सारा सोना है। अरे हाँ, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको ये खजाना मिल गया। वाह, अब तो इतनी मजदूरी करने की जरूरत नहीं। हम इन गहनों को बेचकर आराम से जी सकते हैं और सौम्या को तो सबसे बढ़िया स्कूल में भेज सकते हैं। ऐसा कहकर दोनों सोने चले गए। सुबह के समय रत्नदीप ने अपनी पत्नी को पुकारा। श्यामा, उस संदूक से थोड़ा सोना ले आना। जी, अभी आई। पर जब श्यामा ने संदूक खोला तो अंदर खाली था। सारा सोना गायब। श्यामा ने तुरंत अपने पति को पुकारा। क्या हुआ श्यामा, इतना क्यों चिल्ला रही हो? हाजी, सारा खजाना गायब है। रत्नदीप ये सुनकर हैरान खड़ा रह गया।
हम तो यहीं पर थे, तो ये खुद गायब कैसे हो गया? मुझे भी नहीं पता जी। रुकिए, सोमिया, सोमिया। जी माँ, तुमने इस संदूक में कुछ सोना देखा क्या? नहीं माँ, मैंने तो कुछ नहीं देखा। दोनों अचरज में पड़ गए कि अचानक से सोना गायब कैसे हो गया। सौम्या को भी स्कूल नहीं भेज पाए और रात तक तीनों ऐसे ही बैठे रहे। रात हो गई और सौम्या को भूख लगी। पानी पीने के लिए वह उठी तो उसने देखा कि संदूक में सोना भरा पड़ा था। माँ, बापू! जल्दी से माँ बाप दौड़ते हुए सौम्या के पास आए। माँ, ये देखो, संदूक में सोना है। आपने मुझे सुबह इसी संदूक के बारे में पूछा था ना? पति पत्नी ने जब अंदर देखा तो संदूक वापस खजाने से भरा पड़ा था। हाय, सुबह तो ये खाली हो गया था, अब अचानक से फिर से कैसे? मुझे लगता है कि हमारे किसी करीबी ने ही चोरी की है और फिर उसको गलती का एहसास हुआ होगा तो वापस रख दिया होगा। और कैसे संभव है कि ये खजाना अपने आप गायब हो जाए और आ भी जाए वापस? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि सोना वापस आ गया। अब तो सोना मिल गया ना माँ, अब आपस में खुसफुस क्यों कर रहे हो? सुबह से कुछ खाया ही नहीं, अब तो खा ले हम। तुरंत श्यामा ने खाना पकाया। खाना खाने के बाद सौम्या सोने चली गई और पति पत्नी को लगा शायद कोई फिर से चोरी करेगा, तो दोनों रात भर संदूक पर नजर रखे बैठ गए। पर सुबह खजाना फिर से गायब हो गया था। ये कैसे संभव है? अपने आप गायब कैसे हो सकता है ये? अब तो आपको यकीन हुआ ना? शायद शाम तक वापस आ जाएगा, देखते हैं। उस दिन भी दोनों कोई काम नहीं कर पाए और शाम का इंतजार करते हुए बैठ गए। रात होते ही खजाना अचानक से वापस आ गया और दोनों हैरान रह गए। ये क्या जादू है? सुबह में गायब और शाम को वापस खजाना आ जाता है। अजी, मुझे लगता है कि क्यों ना हमारी कितनी भी इच्छा हो इस सोना को रखने का, फिर भी इसका कोई फायदा नहीं है। ये बक्सा तो आपको मिला था, पर हम इसको दिन भर देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ श्यामा, हम अपनी मेहनत की कमाई से ही खुश थे। चलो इस संदूक को वापस वहीं पे डाल देते हैं और मेहनत से कमाकर सुखी से जिएंगे। ऐसा सोचकर दोनों ने संदूक को वापस वहीं पे डाल दिया। अपनी योजना के अनुसार उन्होंने अपनी जमीन में ही सब्जी उगाना शुरू किया। इन सब्जियों को बेचकर खुशी से रहने लगे और अपनी बेटी को भी अच्छी शिक्षा दे पाए। समय की बात है, एक महान राजा रहता था। उसे एक नई भूमि पर एक नया साम्राज्य बनाना था। खूब मेहनत से अपने लोगों के साथ बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ही उन्हें ये नई जमीन मिली थी। राजा उस जमीन को देखता है। वो जमीन उनके नए घर में तब्दील होने वाली थी और वो वहाँ एक आलीशान महल बनाना चाहता था। मेरे दोस्तों, हम यहाँ रहेंगे और अपना महल बनाना शुरू करेंगे। हमें फुर्ती और कुशलता के साथ यहाँ काम करना है। मेरे सिपाहियों का आदेश सुनो, ये तुम्हें दिशा दिखाएंगे। सभी लोग अपने रहने के लिए टेंट बनाने लग गए। राजा के
सिपाहियों ने राजा के लिए टेंट लगाया जिसमें वो बैठ सके। फिर उसने अपने एक खास सिपाही को बुलाया। सिपाही, मुझे ये महल जल्दी बनाना है। हमें फुर्तीले कर्मचारी चाहिए। हमारी इस नई जमीन के पास पानी नहीं है। एक तालाब है मगर वो बहुत दूर है। मुझे कुम्हार की जरूरत है जो मिट्टी के घड़े बना सके। इन घड़ों में हम पानी रखेंगे। मेरे राजा, ये तो बहुत कठिन है और इस पूरे राज्य में बस एक ही कुम्हार है जो मिट्टी के घड़े बना सकता है। कुछ नहीं होता, उसे बस जल्दी काम करना है और 100 घड़े बनाने हैं जिसमें रोज पानी भरा जा सके। इस किले को बनाने के लिए हमें बहुत से पानी की जरूरत होगी। जाओ, उसे ढूंढो और यहाँ लेकर आओ। उन सबके बीच एक आदमी था जिसका नाम राजेश था। वो एक कुम्हार था। वो अपनी छत लगा ही रहा था जब राजा का खास सिपाही वहाँ अपने सिपाहियों के संग आया। राजेश, राजा का बुलावा आया है। तुम्हें इसी वक्त हमारे साथ चलना पड़ेगा। जी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं, वो तुमसे कुछ खास काम के बारे में बात करना चाहते हैं। चलो हमारे साथ। जैसे वो वहाँ से निकले, राजेश बहुत घबरा रहा था। वो कभी भी राजा के सामने नहीं गया था और सोच में पड़ गया था कि राजा को उससे क्या काम है। वो तो एक आम कुम्हार था। राजेश राजा के टेंट में गया और राजा के सामने उसने सर झुकाया। राजा जी, आपने मुझे बुलाया। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने सुना है कि तुम घड़े बनाते हो। जी राजा जी। मैंने ये भी सुना है कि इन सब लोगों में तुम एक ही हो जिससे अच्छे घड़े बनाने आते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है और तुम अपना सारा हुनर इसमें लगा दो, मगर सबसे जरूरी है फुर्ती। देरी मत करना और मुझे निराश भी मत करना। अब जाओ, काम पर लग जाओ। मगर राजा जी। राजेश को टेंट के बाहर लेकर जाया गया और उसे अपना काम शुरू करना था। उसे बोलने का या अपनी चिंता प्रकट करने का मौका भी नहीं दिया गया। इसमें तो बहुत समय लगता क्योंकि वो अकेला था। उसने अपनी चिंता को भुलाकर घड़े बनाना शुरू किया। ये काम बहुत लंबा था। और बहुत समय भी लेता था। उसने बस 2 घड़े ही बनाए थे कि सूरज ढलने का समय हो गया और सब सोने को जाने लगे। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, वो खास सिपाही राजेश के टेंट में गया। राजेश, जल्दी उठो। और काम करना शुरू करो। हमें आज ही 100 घड़े चाहिए। कर्मचारियों को अपना काम शुरू करना है। मगर साहिब, 100 घड़े? एक सिपाही से सवाल मत करो। राजेश अब बहुत परेशान हो गया था। वो एक दिन में 100 घड़े नहीं बना सकता था। उसने जल्दी से चिकनी मिट्टी मिलाई और घड़े बनाने का काम शुरू किया। आधा दिन बीत गया था और कर्मचारी उसके पास आकर घड़े लेने लग गए। उसने मुश्किल से कुछ ही घड़े बनाए थे पर वो सब उसने उनको दे दिए जिसमें वो थोड़ा पानी तो ला सके। सिपाही ने राजेश को वो थोड़े से घड़े कर्मचारियों को देते देखा।
अगर तुमने फुर्ती नहीं दिखाई तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। राजा ने तुम्हें हुक्म दिया है और तुमने अगर इसका पालन नहीं किया तो मैं स्वयं तुम्हें राजा के पास लेकर जाऊंगा। राजेश काम कर ही रहा था और सिपाही के वहां से जाने के बाद राजेश इतना गुस्सा हो गया कि उसने लाठी से बनाए हुए सभी घड़ों को स्वयं तोड़ने लगा। मुझे इन घड़ों से नफरत है, मैं 100 के 100 घड़े तोड़ दूंगा। राजा पास ही की एक पहाड़ी पर खड़ा था। वो सभी लोगों को देख रहा था और सोच रहा था कि उसका नया किला कैसा होगा। एक ही चीज खराब थी कि पानी का ठिकाना वहाँ से बहुत दूर था और राजा इस बात से बहुत परेशान था। उसने गुस्से से अपने नौकर को बुलाया। उस कुम्हार का क्या हुआ? वो इतना धीरे क्यों काम कर रहा है? राजा जी, वो अकेला ही है जिससे घड़े बनाने आते हैं। वो अकेले ही 100 घड़े बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे अपने कर्मचारी किला बनाना शुरू करें। उसके बिना कुछ काम नहीं हो पाएगा। आपके कर्मचारी तो उस तालाब से पानी भी नहीं ला पाएंगे। वो सुबह नहा भी नहीं सकते, खाना बनाकर खा भी नहीं सकते। यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों का ख्याल कैसे रख पाएंगे? किले का तो छोड़िए राजा जी, पानी के बिना जीना भी मुश्किल है। राजा ने अपने नौकर की बात पर गौर फरमाया। उसने बाहर आसमान की ओर देखा और सोचा, हाँ, ये तो सच बोल रहा है। ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा उस कुमार के बिना। वो तो इस राज्य के लिए सबसे जरूरी है। अगर उसने घड़े बनाना छोड़ दिया तो यहाँ सारा काम रुक जाएगा। देखो, तुम मुझे इसी वक्त उस कुम्हार के पास लेकर चलो। राजा उस कुम्हार के पास गया जो घड़े बना बना के पागल हो गया था। वो सभी घड़े बहुत कमजोर और सही आकार के भी नहीं थे क्योंकि वो बहुत फुर्ती से बना रहा था। कुम्हार, अभी अपना सारा काम छोड़ो और यहाँ आओ। तुम्हारा नाम क्या है? राजेश जी। राजा जी, राजेश। मुझे पता चला कि तुम्हारा काम बहुत कठिन है। मुझे माफ कर दो, मेरे सिपाही तुम्हारे साथ बहुत कठोर थे। मैं जो भी इस राज्य के लिए बनाना चाहता हूँ सब तुम पर निर्भर है क्योंकि तभी पानी का इंतजाम हो पाएगा। राजा जी, मैंने बहुत कोशिश की मगर अकेले मैं नहीं कर सकता। मैंने आपके सिपाहियों को समझाने की बहुत कोशिश की मगर असफल हुआ। परेशान होकर तो मैंने स्वयं अपने घड़ों को तोड़ भी दिया था। क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ, कहो। मुझे 50 आदमी दीजिए, मैं उन्हें स्वयं घड़े बनाने सिखाऊंगा। आपका किला झट बन जाएगा और हमारे पास काफी पानी भी होगा। ये घड़े बनाना बहुत जरूरी है। जल्द ही राजा ने 50 आदमियों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। हफ्ते बीत गए और राजेश ने 100 घड़े उन 50 लोगों की सहायता से बना दिए और किले का काम भी शुरू हो गया था और काम बहुत फुर्ती से हो रहा था। राजा राजेश से बहुत खुश थे। आखिरकार किला बन चुका था और फिर सभी लोग अपने नए घर में रहने लगे। फिर एक दिन राजा ने राजेश को अपने दीवाने खास में बुलाया। राजेश, मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे काम को बहुत ही आम समझा था। तुम्हारे इस काम के लिए मैं तुम्हें इनाम में सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। शुक्रिया जी, शुक्रिया राजा जी। मैं ऐसे ही आपके लिए जी जान से काम करता रहूँगा। तो बच्चों, इस कहानी
से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा उन लोगों या चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए जो हमारे लिए सबसे जरूरी है। धन्यवाद। मुरली नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके 2 बच्चे थे जिनका नाम था वीर और धीर। वो अपने दोनों बेटों की बहुत अच्छी देखभाल करता था। जैसे ही वीर और धीर बड़े हो गए, मुरली ने उनकी उच्च शिक्षा के लिए परिवार को एक शहर में ले जाना चाहा, लेकिन वह दुविधा में था कि शिक्षा के लिए कुछ धन कैसे इकट्ठा किया जाए। इसलिए उसने घर को बेचने का फैसला किया। उसने सोचा कि पैसा शहर में उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। उसने तुरंत इन विचारों पर अमल किया और घर बेच दिया। अब उसे गांव में चोरों से डर था और वो पैसों को छुपाने के लिए एक सुरक्षित जगह के बारे में सोच रहा था। उसने अपने घर के पीछे एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उसमें पैसे छिपा दिए। बच्चे उस खुदाई की आवाज से जाग गए। वीर और धीर देख रहे थे कि उनके पिताजी आधी रात में क्या कर रहे थे। वे दरवाजे तक गए और अपने पिताजी को गड्ढे में पैसे छिपाते और फिर घर वापस जाते हुए देखा। बच्चों, क्या तुम अभी तक सोए नहीं? आप आसपास नहीं थे और हम आपको खोज रहे थे। मैं उस नकदी को छुपा रहा था जो इस घर को बेचने से आई थी। नया मालिक कुछ दिनों में आ जाएगा। आप दोनों अपना सामान बांध लो। अब तुम्हें आराम करने की जरूरत है। कुछ ही देर में सब सो जाते हैं। कुछ देर बाद वीर देखता है कि उसके पिता और भाई सो रहे हैं और वह धीरे धीरे छिपे हुए धन की तलाश में पिछवाड़े में चला गया। अचानक वह लड़खड़ाया। जब उसने कंधे पर कुछ महसूस किया तो उसने पाया कि वह उसका भाई है। वे वहाँ पर एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। अरे, तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? मैं पिताजी द्वारा छिपाए गए धन की खोज कर रहा था। हाँ, मैं भी। ओह अच्छा, फिर एक साथ खोजते हैं। उन्हें रात में छिपी हुई जगह नहीं मिली। वे अपने पिता के जागने से पहले सुबह उस जगह का पता लगाने का फैसला करते हैं। उन्होंने पैसे मिलने पर उसे समान भागों में बांटने की सहमति जताई। इस दौरान मुरली अचानक उठा और उसने देखा कि उसके बच्चे बिस्तर से गायब हैं। वे उनकी तलाश में आया और उन्हें बात करते हुए सुना। हे भगवान, मैंने हमेशा तुम बच्चों को कितने प्यार से पाला है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा सोचता था और तुम्हें अच्छी शिक्षा भी देना चाहता था, लेकिन तुमने अपने ही पिता को धोखा देना चाहा। मुझे इन दोनों को सबक सिखाने की जरूरत है। अपने बच्चों को सोने के लिए आते देख मुरली भी सोने चला गया, लेकिन वह अपने बच्चों से बहुत निराश था जो उसे धोखा देना चाहते थे और पैसे को समान भागों में बांटना चाहते थे। मुरली बहुत दुखी था और उन्हें सबक सिखाना चाहता था। उसने तुरंत नकदी को उस जगह से हटा दिया जहां उसने उन्हें छुपाया था और गांव से चला गया। अगली सुबह वीर ने देखा कि उसके पिता घर से गायब हैं और उसने, वीर जागो, जल्दी जागो। अरे क्या हुआ? अरे ऐसा लगता है जैसे पिताजी काम के लिए गए हैं। आओ चलो और छुपे हुए पैसों की तलाश करें। वीर अपनी नींद से उठता है और अपने भाई के साथ पिछवाड़े की तरफ चलता है। पहुंचते ही उन्हें एक गड्ढा मिला जो पहले से ही खोदा गया था। अरे ऐसा लगता है कि पिताजी ने जगह खोद ली है और पहले से ही छिपे हुए गड्ढे से पैसा ले लिया है। अपने भाई की बात सुनकर वीर सोचता रहा। वे दोनों घर में भागे और अपने पिता का कोई सामान नहीं पाया, लेकिन
उन्हें कमरे में हवा के साथ एक कागज फहराता हुआ मिला। जैसा कि वीर ने पत्र खोला, यह उनके पिता ने लिखा था। उसमें लिखा था कि वे उन्हें छोड़ रहे हैं और उन्हें सबक सिखाने के लिए दूर जा रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चों ने उन्हें धोखा दिया और उनके पास मौजूद एकमात्र धन चुराने की कोशिश भी की। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी समय नया मालिक घर पहुंच गया। उन्हें अब घर से निकलना था। क्योंकि उनकी माँ नहीं थी, मुरली ने उन्हें बहुत प्यार और दुलार से पाला, लेकिन उसके बच्चों ने उसे धोखा देने की कोशिश की और इसलिए वह दूर जाकर उन्हें सबक सिखाना चाहता था। लेकिन अब एक पिता क्या करता? तो उसने उन पर नजर रखनी शुरू की। वह ये नहीं देख सकता था कि उसके बच्चे किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं और उसने अपने दोस्त कुमार के माध्यम से एक सुझाव भेजा। उसने कुमार से कहा कि वे उसके बच्चों को कुछ नौकरी खोजने का सुझाव दे, ताकि वे कुछ पैसा कमा सके और अपनी भूख को संतुष्ट कर सकें। बच्चों ने सुना कि उनके पिता के दोस्त ने उन्हें क्या सुझाव दिया है और उन्होंने अपनी भूख को कम करने के लिए नौकरी की तलाश करने का फैसला किया। वे दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वीर और धीर को एहसास होने लगा कि वे अपने पिता के प्यार को बहुत याद कर रहे हैं। वीर और धीर ने 24 घंटे मेहनत करनी शुरू कर दी। वे अच्छी कमाई करते थे और उन्हें बहुत समझदारी से खर्चते भी थे। रहने के लिए खर्च किए गए पैसे के अलावा उन्होंने बाकी पैसे बचाए। बचाए गए पैसों से वे दोनों एक छोटी सी चावल फैक्ट्री के मालिक बन गए। जैसा कि उन्होंने अपनी सारी मेहनत की कमाई इस छोटे से कारखाने में लगा दी है, वे समझदारी से काम लेते थे और दिन ब दिन अपनी कमाई बढ़ाने लगे। पिता मुरली अपने बच्चों के बारे में नियमित जानकारी एकत्र करते थे। उन्हें पता चला कि उनके बच्चों ने अपनी कड़ी मेहनत के साथ एक छोटे से कारखाने का मालिकाना हक हासिल किया है और दिन ब दिन अपनी कमाई को बढ़ाते हुए प्रसिद्धि भी हासिल की है। उसने अपने घर के पैसों से अपने बच्चों के लिए 2 कंगन लिए। बच्चे हमेशा अपने पिता के प्रति की गई बड़ी गलती के लिए पछतावा कर रहे थे और वो माफी न मांग पाए। लेकिन जैसे ही वीर और धीर ने अपने पिता को उनके पास आते देखा, वे उनके पास पहुंचे और उन्हें गले से लगा लिया। मुरली ने अपने दोनों बेटों की खुशी खुशी शादी करवा दी और उन्हें वो 2 कंगन उपहार में दिए। एक बार फिर खुशहाल परिवार एक साथ आ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें लालची होने और दूसरों के खिलाफ साजिश करने के बजाय अपने जीवन में कड़ी मेहनत करके सफलता हासिल करनी चाहिए।